गुप्त द्वितीय का विजय अभियान। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद यानी कि 375 के बाद रामगुप्त शासक बना, क्योंकि समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। अब रामगुप्त एक भीरू किस्म का शासक था। वो एक शक शासक से हार गया था और संधि के अनुसार उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देना स्वीकार कर लिया था। और ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं थी। अतः उसने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक शासक के पास चला गया और उसने उस शक शासक की हत्या कर दी। अब ये घटना सत्य है या नहीं है, इसके विषय में विद्वानों का मतभेद है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये घटना सत्य है और बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये घटना सत्य नहीं है। जो विद्वान ये कहते हैं कि सत्य है, उनमें देखिए विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम और हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित और राजशेखर की काव्य मीमांसा, ये तीनों ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं कि रामगुप्त शासक बना और उसके साथ ये घटना घटी। जबकि अमोघ वर्ष का ताम्रपत्र, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का ताम्रपत्र और गोविंद चतुर्थ का ताम्रपत्र भी इसको सिद्ध करते हैं कि ये घटना थी। चूँकि ये घटना उनके लिए, गुप्तों के लिए कोई गौरव की बात नहीं थी, अतः कोई भी गुप्त अभिलेख या उस समय की लिखी गया साहित्य इस बात की पुष्टि नहीं करता। लेकिन इतना सत्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है ना रामगुप्त शासक बना और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी बाद में हत्या कर दी और ध्रुव देवी यानी कि अपनी भाभी से जो है ना विवाह कर लिया। अब 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी विवाह कूटनीति में विश्वास रखता है। उसने अपनी शादी नाग राजकुमारी कुबेर नाग से की, जिसका कुमारगुप्त पुत्र हुआ और प्रभावती एक पुत्री हुई। बाद में उसने कुमारगुप्त का विवाह कुंतल नरेश काकुस्थवर्मन की पुत्री के साथ किया और प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस तरह से उसने अपने आप को ताकतवर बनाया। और आगे हम देखते हैं कि इसका विजय अभियान, इसके विजय अभियान 4 मुख्य विजय अभियान हैं। जो सबसे पहला है वो है गणतंत्रों की विजय। गणतंत्रों की विजय में जो रामगुप्त शासक बना तो उत्तर पश्चिम के लगभग 9 गणराज्य जो है ना वो स्वतंत्र हो गए थे। उनको दोबारा अपने अधीन लेकर आना ये बहुत ज़रूरी था। अतः इनके ऊपर आक्रमण किया गया और इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका सबूत ये भी है कि इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है ना ये गणराज्य कहीं अस्तित्व में नहीं मिलते। एक बात तो ये है। जो दूसरा विजय अभियान है वो है शकों की पराजय। शक जो है ना काठियावाड़ में, अपना गुजरात में, मालवा, इस क्षेत्र में प्रभावशाली थे पिछले 400 साल से। इनको कब्जे में करना थी आवश्यकता, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसके ऊपर आक्रमण किया। उदयगिरी के एक मंदिर में एक अभिलेख मिलता है, जो अभिलेख ये बताता है कि इस अभिलेख को वीरसेन ने लिखा है, जो उसका मंत्री था, जिसके पास कई विभाग थे। और ये उसका लेख मिलता है कि इसने जो है ना, मैं अपने स्वामी के साथ मालवा में आया और मेरे स्वामी ने यहाँ शकों को हराया। ये एक अभिलेख है जो सिद्ध करता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि इसके बाद शकों के सिक्के नहीं मिलते। पिछले 400 साल से जो प्रभावी थे, उसके बाद शक जो शासक जो है ना कभी अपना सर उठा नहीं पाए। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को बड़ा फायदा हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या क्या फायदा हुआ इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उज्जैन जो शहर था, जो सांस्कृतिक महत्व का शहर था, वो उसके अधीन आ गया।
एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा, गुजरात के ये जो बंदरगाह थी ये इसके अधीन आ गई, जैसे कैंपे है, बड़ौच है। यहाँ से जो व्यापारिक गतिविधियाँ जो फ़ायदा हुआ वो एक व्यापारिक गतिविधियों में ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ना गुजरात, ये मालवा, ये काठियावाड़ का एरिया जीतने के बाद इसने जो है ना शकारी की उपाधि धारण की, शकों का दुश्मन या शकों को हराने वाला। और चंद्रगुप्त द्वितीय की इससे शक्ति तो बढ़ी ही बढ़ी। इसके अलावा इसकी दो विजय और हैं। एक विजय है बैक्टीरिया और बलख की विजय। ये कुतुब मीनार के प्रांगण में एक लोह स्तंभ है। कुतुब मीनार के प्रांगण में जो लोह स्तंभ है उसमें यह बात लिखी है कि इसने 7 नदियों के प्रदेश यानी कि सिंधु नदी को पार करके बैक्टीरिया और बलख पर विजय प्राप्त की। और शायद इसी के बाद इसने जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और किंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि ये विजय जो है ना बलख और बैक्टीरिया तक नहीं थी, ये विजय केवल पंजाब तक ही थी। किंतु जो भी है इसने दूर तक अपनी विजय पताका फहराई। इसके बाद जो दूसरी विजय है वो है पूर्वी बंगाल की विजय। इसने जीता। इसने यही लोह स्तंभ यानी कि मेहरौली लोह स्तंभ, इसी में ये बात लिखी है कि पूर्व में रामगुप्त के टाइम में कुछ एरिया जो है ना स्वतंत्र घोषित हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस पर जो है ना आक्रमण किया और उसको अपने राज्य में शामिल किया। इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय की ये 4 विजय हैं। गणराज्यों की विजय, शकों के विरुद्ध विजय, और बैक्टीरिया की विजय, और ये पूर्वी बंगाल की विजय। इसके बाद जो है ना कुमारगुप्त शासक बना। उसके बाद जो है ना सकंदगुप्त शासक बना। ये 4 सकंदगुप्त का शासन जो है ना 467 तक था, 455 से 467 तक। इस टाइम में आकर हुणों के आक्रमण शुरू हो गई और हुणों के आक्रमणों के कारण ही फिर धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। कुमारगुप्त भी शक्तिशाली शासक था, सकंदगुप्त भी शक्तिशाली शासक था, किंतु इस साम्राज्य के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों शक्तिशाली शासक रहे हैं। इसके बाद हालांकि कुमारगुप्त और सकंदगुप्त भी शक्तिशाली शासक रहे, किंतु सकंदगुप्त के काल में हुणों के आक्रमण, जैसे तोरमन, मीरकुल ने तो ग्वालियर तक का एरिया अपने क्षेत्र में मिला लिया था, जिसके कारण जो है ना ये गुप्त साम्राज्य जो है ना सिमटता चला गया और इसका पतन होना शुरू हो गया। सकंदगुप्त के बाद इतने भी शासक आए वो कमज़ोर शासक रहे। वैसे तो ये 550 तक चलता रहा, धीरे धीरे किसी न किसी रूप में, छोटे मोटे एरिए के रूप में, किंतु इस साम्राज्य का जो है ना पतन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो एक महान शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसने शकारी की उपाधि धारण की, जिसको सांची अभिलेख में वाकाटक इसे देवगुप्त कहते हैं और सांची अभिलेख में इसको देवराज कहा गया है। यानी कि देवराज और देवगुप्त इसकी 2 उपाधियाँ रही होंगी, ऐसा माना जाता है। वाकाटकों ने देवगुप्त इसको इसलिए कहा क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह वहाँ किया था। देवराज और देवगुप्त इसकी उपाधियाँ हैं। विक्रमादित्य भी इसकी उपाधि है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसने कई उपाधि धारण की और वैवाहिक संधि के अनुसार जो है ना इसने जो है ना अपना साम्राज्य को सुदृढ़ किया।